सिविल डिफेंस फोर्स बनाने का प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया है, जो हर राज्य में अपने अपने स्तर पर बनाई जाएगी, तो आपको लगता है कि उसका जो एक तरह से कहते हैं ना, एक कितना उसका फायदा जनजी कितना भरोसा कर रहा है, कितना मददगार साबित होगा, वो 27 के चुनाव में भी मिलेगा और योगी चाहेंगे कि वो जितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें ऐसा कुछ? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक आइडिया और एक अपना विचार तो लाल किले से दिया है कि सिविल डिफेंस फोर्स को लेकर अब राज्य सरकार इसको कितना तेजी से इम्प्लीमेंट करती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, कितने लोगों को जोड़ पाती है, उनको क्या क्या सहूलियत या साधन संसाधन सुविधाएं राज्य सरकार देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार इसमें तेजी से आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि जो 2027 के चुनाव के पहले ये एक बड़े रूप में आकार ले सके। अभी देखना होगी सरकार इसको कैसे लेकर जाती है, लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी, ये लगभग तय है। यानी महिलाएं साध ली गई, फिर उसके बाद आप जनजी को साधेंगे। योगी जी ने तो कहा भी था कि भाई हम एक पूरा ऐसा सिस्टम सेटअप करेंगे कि जहाँ पे युवाओं से ही सजेशंस लिए जाएंगे, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग ही बनेगा और युवाओं के लिए कैसे काम करना है उस पर भी काम करेंगे। तो उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन यहाँ 2 पार्ट में कर लिया। निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं, और योगी खुद युवा है, वो समझते युवाओं की बात। राजनीति के उसमें अगर देखा जाए उनकी जो उसमें देखिए 52-53 साल की अभी उम्र है योगी जी की, और युवाओं के साथ वो लगातार संवाद करते हैं, छात्रों के साथ योगी आदित्यनाथ संवाद करते रहते हैं। तो योगी जी इस बात को समझते हैं कि अब बड़ा वोटर है, अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर 37.1 करोड़ वोटर्स युवाओं के इसमें आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आने वाले दिनों में भी तो चुनाव में थोड़ा समय हो सकता है राज्य सरकार को युवाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे महिलाओं के लिए लेकर आए, वैसे युवाओं के लिए भी वो कोई ऐसी स्कीम या कोई योजना, या उनको कोई बेरोजगारी भत्ता हो, या कोई व्यवसाय शुरू करने पर उनको 10,000 देने की बात हो, या 50,000 रुपये उन्हें व्यवसाय शुरू करने की हो, या ग्रेजुएट हो गया उसको 25,000 रुपये का एक इंसेंटिव देकर कुछ नया शुरू करने की हो। ऐसा कोई मुझे लगता है स्कीम योगी सरकार आने वाले दिनों में लेकर आएगी। आपको लगता है कोई ना कोई, अगर जैसे कि महिलाओं के लिए आए हैं, तो युवाओं के लिए भी कोई ना कोई विकल्प, एक रास्ता जो है उन तक मदद पहुंचाने का निकाला जाएगा, उस वोट बैंक को भी साधा जाएगा। लेकिन अखिलेश बहुत बुलिश है पीडीए को लेकर। 2 चीजें आजकल अखिलेश जो हैं वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं, जेनजी को लेकर, और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सनातनी हो गए हैं वो आजकल, पीडीए में पंडित बताते हैं, और उनको ब्राह्मण भी याद आ रहे हैं। तो ये 2 फॉर्मूले पर वो चलना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में अगर अग्रेसिवली ट्विटर से निकलकर जमीन पर चलें तो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला आया, उसको अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक लाभ के रूप में देखा, और अखिलेश यादव को लगता है कि भाई इसको अगर मैं राजनीतिक रूप से ठीक से इस्तेमाल करूं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर राम मंदिर पे जुड़ा हुआ था उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाए। हाँ। तो अखिलेश यादव की एक राजनीतिक मजबूरी है उसको आगे लेकर जाने की। लेकिन अब अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, उसके कारण बहुत मुश्किल है कि वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास चला जाए। लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में उसको उठाते रहे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसका जिक्र करते रहे। तो अखिलेश यादव इसे राजनीति किसी भी तरीके से बना के रखेंगे। तो मुझे लगता है कि कोशिश होगी, अब वो पीडीए को कभी पंडित कह देते हैं, कभी पिछड़ा कह देते हैं। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया कि 37 सीटें लोकसभा में जीत ली, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि सिर्फ ये 37 सीटें मैंने जीती है, ये अगर विधानसभा में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ मुझे ब्राह्मणों का वोट या बीजेपी सरकार से नाराज एंटी इनकम्बेंसी का वोट मिल जाता है, जो एमवाय समीकरण के अलावा हो, फिर वो ब्राह्मण का हो या वो किसी और कास्ट का हो, तो मैं सरकार बनाने की स्थिति में आ जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है वो अपने राजनीतिक थोड़ा भाग में से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के ऊपर जिस तरीके से एग्रेसिवली बयान दिए, एसआईटी का गठन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट कहने पर एसआईटी का गठन किया, और जिस तरीके से उसके अंदर पारदर्शिता के साथ योगी आदित्यनाथ ने जाँच करवाई है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान योगी आदित्यनाथ को मुझे लगता है कि नहीं होने वाला। और जब वो सीधे पूछते हैं कि भाई कृष्ण मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है, कृष्ण जन्मभूमि पर क्या स्टैंड है, और साथ ही साथ सर ऐसा है कि जब योगी हैं, खुद भगवाधारी हैं, सनातनी हैं, और उसके सामने अखिलेश हैं जो हनुमान की शरण में आते हैं, राम मंदिर नहीं जाते हैं, केदार धाम बनवाते हैं, पर कंडीशन रख देते हैं कि वो जब धाम पूरा होगा तब राम मंदिर जाऊंगा, तो जनता कितना पचा पाएगी? और कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं तो उनका वोट बैंक तो नहीं छिन जाएगा उनसे? देखिए, अखिलेश यादव को तो बहुत मुस्लिम वोट में तो बहुत चुनौती है इस बार। मायावती बहुत सक्रिय हो गई है। अगर मायावती बहुत ताकत से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से थोड़ा मुस्लिम वोट बैंक और जो पिछड़ा वोट बैंक वो मायावती के पास जाएगा, क्योंकि मायावती का पूरा
बड़ा वोट बैंक अखिलेश के पास शिफ्ट हो गया था। तो अखिलेश को मायावती से भी चुनौती है, उनका भतीजा आकाश आनंद जिस तरीके से अब दोबारा अखिलेश पर से हमला हाँ। कर रहे हैं कि अखिलेश मेरे अंकल है, उन पर एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, जो राहुल गांधी मुसलमानों के रहनुमा बनकर उभरे हैं। तो कांग्रेस को भी इनको देखना है कि कांग्रेस बहुत स्पेशल है, ओवैसी एक उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अभी जो नगीना जो सांसद बने हैं चंद्रशेखर, वो भी एक बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से उन्होंने एक लोकसभा सीट जीती है। तो अखिलेश के सामने कई चुनौतियां हैं और एमवाय समीकरण को सिर्फ बचा के रखना इतना आसान नहीं होगा। बिहार का उदाहरण है कि बिहार में तेजस्वी के बाद मुस्लिम वोट बैंक रहा, यादव वोट बैंक यादव जुड़ा वोट रहा। बैंक छिटकता है, बहुत हमने था। पिछला और पैटर्न भी सिर्फ देखा है 25 सीटों पर छिटकता है। वो आ गए जिस तरीके से, बाकीपुर की सीट वो बुरी तरीके से हार गए अभी। तो ये सब अखिलेश को दिख रहा है और अखिलेश कोशिश करेंगे कि उनका एमवाय समीकरण तो जुड़ा रहे, उसके अलावा एडिशनल वोट बैंक आए, तभी वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश की चुनौतियां इस बार बहुत ज्यादा, और इसलिए वो कभी पी से पंडित बोल देते हैं और पी से पिछड़ा बन जाता है। वो अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से पीडीए को इस्तेमाल करते हैं।